हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिक्स्थ सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है आपका जेनरिक इलेक्टिव कोर्स के अंतर्गत, मतलब जीई कोर्स के अंतर्गत आपका आता है। बुक का नाम है मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये आपकी बुक का नाम है। आज की वीडियो में हम इस बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, उनको कवर करेंगे, कंप्लीट आंसर को देखेंगे। और ये जो वीडियो है ये मैराथन वीडियो है, मतलब कि जितने भी चीजें हैं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम इसी वीडियो में कवर अप करेंगे। हो सकता है इस वीडियो को दो पार्ट्स में कवर करना पड़े, बिकॉज वीडियो में जो क्वेश्चन है वो काफी लेंथी लिखे गए हैं, उनके आंसर कंप्लीट लिखे गए हैं। तो हो सकता है वीडियो को आपको दो पार्ट्स में देखना पड़े। ठीक है, तो ये पार्ट वन है। बात करें क्वेश्चन पेपर की कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है, तो उस चीज को भी देखेंगे और देखेंगे किस प्रकार आपको आंसर लिखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखिए। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जामिनेशन के लिए। आपका एग्जाम होने वाला है तो आपको उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ये आपका यूनिक पेपर कोड है। ये आपका सब्जेक्ट का नाम है मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, बीए प्रोग्राम, सिक्स्थ सेमेस्टर। ठीक है, 76 नंबर का आपका पेपर होगा। आपको 3 घंटे लगभग मिलेंगे। वैसे यहाँ पे 3.5 घंटे लिखे गए हैं, मिलनी तो हो सकता है आपको 3 ही घंटे मिले। तो आपको 3 घंटे में जितने भी आंसर है उनको कवर अप करना होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। जैसे कि पार्ट ए में जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसमें बताया गया है कि आंसर एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट, ईच क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स। ठीक है, ए पार्ट में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन को आंसर करना है। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का होगा? 10 नंबर का होगा। मतलब टोटल आपका ए पार्ट हो जाएगा 30 नंबर का। ठीक है, आपका ए जो पार्ट है वो 30 नंबर का हो जाएगा, जिसमें 10-10 नंबर के 3 क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। पहला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार का आता है। राइट अ नोट ऑन डिफरेंट मोड्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन एनी वन। तो आपको क्या लिखना है? शॉर्ट, मतलब नोट लिखना है, शॉर्ट नोट नहीं लिखना है, एक तरह से नोट लिखना है। किस पे? डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन करने के अलग अलग जो तरीके हैं उनके बारे में लिखना है, और उसमें से किसी भी एक तरीके को आपको एक्सप्लेन करना है। ये जो क्वेश्चन पेपर लिया गया है ये लिया गया है dayalacademy.in से। तो डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पे जाके और सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन पेपर चेकआउट कर सकते हैं। हमारा ए पार्ट आता है। ए पार्ट में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें मेनली पूछा गया है कि राइट अ नोट ऑन डिफरेंट मोड्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन एनीवन। मास कम्युनिकेशन के जो अलग अलग तरीके हैं उनके बारे में आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। पहले तो आपको सभी तरीकों के बारे में बताना है, और उसके बाद किसी भी एक तरीके को जिसको आप अच्छे से समझते हैं उस एक तरीके को आपको आप कह सकते हैं कि कंप्लीट जो डिटेल है उसमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखिए, मास कम्युनिकेशन के 3 तरीके इसमें बताए गए हैं: प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड डिजिटल मीडिया। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पहले। मास कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद लार्ज ऑडियंस थ्रू वेरियस मीडियम्स। ठीक है, अलग अलग तरीकों से मास कम्युनिकेशन के द्वारा जो इंफॉर्मेशन है उसे शेयर किया जा सकता है एक बहुत बड़ी जनता के साथ। ठीक है, लार्ज जो ऑडियंस है वो बहुत बड़ी जनता है, जैसे कि हम भारत का जो समाज है या भारत के जो लोग हैं उनको कह सकते हैं। ठीक है, these mediums can be broadly categorized into 3 groups based on their physical nature: print media, electronic media and digital media। ठीक है, जो मीडियम्स हैं हम उनको मेनली 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं सिर्फ। ठीक है, मेनली 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है, जिसमें आता है प्रिंट मीडिया। ठीक है, जिसमें कंप्लीटली सब कुछ प्रिंटेड होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें कंप्लीटली जितने भी आप डिवाइस यूज करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से यूज किए जाएंगे। और एक आता है डिजिटल मीडिया, जो कि करंट में है, जैसे कि इंटरनेट वेबसाइट हो गई, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड चीजें हो गई। ठीक है, और आगे आप डिजिटल मीडिया में ये भी देखेंगे कि जो वीडियोस हो गई, पॉडकास्ट हो गए, ठीक है, ये सब भी उसके अंतर्गत आता है। प्रिंट मीडिया की बात कर लें फटाफट, तो प्रिंट मीडिया इंक्लूड न्यूज़पेपर, मैगजीन, periodicals एंड बुक्स। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत न्यूज़पेपर आता है, मैगजीन आता है, periodicals आता है एंड देन बुक्स आता है। ठीक है, मैगजीन्स हो गई, बिजनेस मैगजीन्स हो गई, फैशन मैगजीन्स हो गई, आप कह सकते हैं खाना बनाने से रिलेटेड मैगजीन्स हो गई। न्यूज़पेपर भारत में बहुत सारे न्यूज़पेपर चल रहे हैं, लोकल भी हो गए और नेशनल लेवल पे भी हो गए। ठीक है, नेशनल वो जो कि आप कंप्लीटली हर स्टेट में पा सकते हैं, लोकल लेवल के या फिर लोकल लैंग्वेज के जो न्यूज़पेपर हो गए वो आप अपने क्षेत्र में ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बुक्स हो गई, ये सारा का सारा प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है। It is one of the oldest form of mass communication and continue to be influential due to its ability to reach diverse audience। ठीक है, अब ये जो आप कह सकते हैं प्रिंट मीडिया है, ये प्रिंटिंग का जो काम है ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। ठीक है, और साथ के साथ ये
मास कम्युनिकेशन या फिर एक दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेशन करने का क्या है, एक पुराना जरिया है। और काफी सारी ऑडियंस आप कह सकते हैं ये ऑडियंस तक पहुंचा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। न्यूज़पेपर भारत के बहुत बड़े स्तर पर पढ़ा जाता है, न्यूज़पेपर भारत में बहुत बड़ी जो संख्या है वो प्रिंट मीडिया से जुड़ी हुई है। Print media is considered reliable because of its offer detailed information and analysis on various topics। अब प्रिंट मीडिया को क्या माना जाता है, कंसीडर किया जाता है कि वो एक रिलायबल है, ठीक है। आप मतलब एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि प्रिंट मीडिया काफी ज्यादा यूजफुल तरीके से दिखाई देता है, बिकॉज क्योंकि इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड एनालिसिस ऑन वेरियस टॉपिक्स, ठीक है। अलग अलग टॉपिक्स जो करंट में चल रहे होंगे, अगर आप न्यूज़पेपर से रिलेट करेंगे तो जो करंट में अलग अलग टॉपिक्स चल रहे होंगे उनके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, कहाँ पे, न्यूज़पेपर में, ठीक है। अब बात करते हैं प्रिंट मीडिया के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है जिसके अंतर्गत सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी होती हैं, ठीक है, जितने भी डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एनकम्प्रेसेस रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा एंड रेडियो ऑडियो रिकॉर्ड्स। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके अंदर रेडियो आता है, टेलीविजन आता है, फिर सिनेमा आता है, फिर ऑडियो रिकॉर्ड्स आते हैं, ठीक है। ये जो तीन चीजें आती हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है, और ये काफी ज्यादा इसके अंतर्गत आप कह सकते हैं यूज भी की जाती है। तो आगे देखें, दिस फॉर्म ऑफ media has revolutionized how information is shared, providing real-time updates and visual storytelling that can capture the audience attention more effectively than print। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसने मीडिया के आप कह सकते हैं क्षेत्र में, ठीक है, मास कम्युनिकेशन या फिर मीडिया के क्षेत्र में बहुत ज्यादा क्रांति लाई, ठीक है। इसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा एक ही समय पे बहुत सारे लोगों के साथ जो इंफॉर्मेशन है उसे शेयर किया जा सकता है विद अ लार्ज ऑडियंस, ठीक है। और साथ के साथ आप रियल टाइम में ये सारे इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, मतलब अगर अभी कोई घटना घटी है, ठीक है, तो अगर आप टीवी चैनल पे देखेंगे तो वो घटना के बारे में आपको रियल टाइम में क्या डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड विजुअल स्टोरी टेलिंग, अब इसमें क्या होता है, आपको टीवी के अंतर्गत क्या है, देखिए, विजुअल एंड ऑडियो दोनों आता है। रेडियो के अंतर्गत आप केवल सुन सकते हैं, परंतु टीवी के अंतर्गत आप देख भी सकते हैं, तो ठीक है, विजुअल स्टोरी टेलिंग, आप देख के समझ रहे हैं उस टॉपिक के बारे में, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप उसको ज्यादा मेमोराइज कर पाएंगे, ज्यादा याद रख पाएंगे। दैट कैन कैप्चर द ऑडियंस अटेंशन मोर इफेक्टिवली देन अ प्रिंट मीडिया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं विजुअल स्टोरी टेलिंग लोगों का ध्यान ज्यादा खींचता है किसके, प्रिंट मीडिया के मुकाबले। फिर आता है डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया इंक्लूड सीडी रोम्स, डीवीडी एंड इंटरनेट फैकल्टी फैसिलिटीज सच एज वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब हम डिजिटल मीडिया की बात करें तो इसके अंतर्गत सीडी रोम्स आते हैं, डीवीडीज आती है, इंटरनेट से जुड़ी वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आते हैं किसके अंतर्गत, जो डिजिटल मीडिया है उसके अंतर्गत। द एडवांट ऑफ द इंटरनेट हैज सिग्निफिकेंटली चेंज द लैंडस्केप ऑफ मास कम्युनिकेशन। अब क्या हुआ है कि इंटरनेट ने जो मास कम्युनिकेशन का तरीका है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी ज्यादा आप कह सकते हैं चेंज कर दिया है, ठीक है। बिकॉज देखिए, सबसे पहले क्या था, प्रिंट मीडिया था, प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रिंटेड चीजें ही लोग प्राप्त कर पाते थे, समय लगता था। फिर आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या हुआ, आप एक ही समय पे एक ही न्यूज को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं अगर उनके पास रेडियो या फिर टेलीविजन की सर्विस उपलब्ध है तो, ठीक है। उसके बाद आया डिजिटल मीडिया। अब टेलीविजन और रेडियो की भी जरूरत नहीं है, अब आप एक फोन के द्वारा और आपके फोन में जो इंटरनेट सर्विस है उसके द्वारा आप विश्व की कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये और ज्यादा क्या हुआ, क्रांतिकारी चीज हुई। allowing instantaneous sharing of information globally, that category also include news form of media such as podcast and ऑनलाइन वीडियोस, ठीक है। ऑनलाइन वीडियोस और पॉडकास्ट भी इसके अंतर्गत जोड़ी जाती हैं, ठीक है। किसके अंतर्गत, डिजिटल मीडिया के अंतर्गत ये पॉडकास्ट और न्यूज की जो वीडियोस हैं ये आती है, ठीक है। और साथ के साथ आप ग्लोबली लेवल पर इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं विद दी अदर पीपल्स अगर आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। अब आगे बात करें, अब हम देखेंगे कि डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, ठीक है। हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहे हैं, अगर आपको डिजिटल मीडिया को एक्सप्लेन करना है तो डिजिटल मीडिया को कर सकते हैं, चाहे तो आप प्रिंट मीडिया को करना चाहे तो प्रिंट मीडिया को कर सकते हैं। अब भाई हमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन देनी थी तो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग करेंगे और उसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो सारी चीजें जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं और आपको न्यूज या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आती है, जैसे टीवी, रेडियो, सिनेमा, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत बड़े स्तर पर एक ही आप कह सकते हैं खबर को, न्यूज को एक ही समय पर बहुत बड़े स्तर पर लोगों के साथ शेयर किया जा सकता है, ठीक है।
अब इसके अंदर चीजें आती हैं। पहला आता है रेडियो। रेडियो वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड रिमेन्स वाइटल मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक है, रेडियो क्या है, सबसे पुराना माध्यम है किसका, मास कम्युनिकेशन करने का, और साथ के साथ सबसे वाइटल या इंपॉर्टेंट मीडियम भी है मास कम्युनिकेशन का। इट यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टू ट्रांसमिट ऑडियो कंटेंट टू द ब्रॉड ऑडियंस। ठीक है, ब्रॉड ऑडियंस मतलब एक ही समय पर बहुत बड़े स्तर पर लोगों के साथ क्या, जो आप कह सकते हैं कंटेंट है या फिर कोई भी खबर न्यूज है, वो आप शेयर कर सकते हैं किसका यूज करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का यूज करके आप न्यूज को एक समय पे कई सारे लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। रेडियो कैन रीच पीपल इन रिमोट एरियाज वेयर अदर फॉर्म ऑफ मीडिया माइट नॉट एक्सेसिबल। ठीक है, आप कह सकते हैं रिमोट एरियाज जहाँ पे अच्छी सुविधाएं नहीं है, ठीक है, तो वहां पे जैसे आप कहें कि न्यूज़पेपर बहुत बढ़िया से प्रिंट नहीं होकर नहीं पहुंच पाते, या फिर बुक्स नहीं पहुंच पाती, और अगर हम उसकी बात करें इंटरनेट सर्विस की, डिजिटल मीडिया की, तो हो सकता है वहाँ पे इंटरनेट सर्विस भी प्रोवाइड ना हो। तो किस तरह हो सकता है कि रिमोट एरियाज में अगर आपके पास एक रेडियो है तो भी आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, अगर इमरजेंसी का समय चल रहा है तो रेडियो को सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है, मतलब आप वो एक प्राइमरी सोर्स है किसका, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का और इंफॉर्मेशन भेजने का। प्रोवाइडिंग रियल टाइम अपडेट्स कैन बी सेव लाइफ। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि करंट समय में चल रही अपडेट को अगर लोगों के साथ शेयर किया जाए तो क्या होगा कि उनकी जान बच पाएगी अगर वो किसी खतरे में है तो। फिर आता है टेलीविजन। टेलीविजन कंबाइन ऑडियो एंड विजुअल एलिमेंट टू प्रोवाइड डायनेमिक फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन। अब क्या हुआ, अभी तक सिर्फ लोग सुनते ही थे रेडियो पे, अब क्या होने लगा कि अब लोग देख भी पाएंगे। ठीक है, टेलीविजन आया जब मार्केट में तो अब लोग सुनने के साथ साथ उसी चीज को देख भी पाएंगे। अब न्यूज को सुन रहे हैं तो न्यूज को ही देख पाएंगे। It is powerful medium because it can convey message through both sound and images, making it more engaging to the audience। अब क्या है कि जो टेलीविजन है वो एक पावरफुल मीडियम है किसका, या एक शक्तिशाली माध्यम है किसका, बात करने का या मैसेज को कन्वे करने का, किसी के साथ शेयर करने का। बिकॉज इसमें क्या है, इसमें आप आवाज सुनेंगे साथ के साथ इमेज को भी देख सकते हैं। तो वो देखिए, सुनी हुई चीजें एक समय पे आपको हो सकता है भूल सी जाए, परंतु अगर आपने वो चीज सुनने के साथ साथ देखी भी है तो हो सकता है वो चीज आपको थोड़े लंबे समय तक याद रहे। तो यही बताया गया है कि पावरफुल मीडियम है एक टेलीविजन मैसेज को कन्वे करने का, बिकॉज यहाँ पे आप देखने के साथ साथ सुन भी सकते हैं। टेलीविजन कैन एजुकेट, इन्फॉर्म, एंटरटेन, मेकिंग वर्सटाइल टूल ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीविजन के द्वारा आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं अपना। ठीक है, तो ये एक काफी आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट टूल रहा है कम्युनिकेशन का। इट हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन एंड कल्चर सिग्निफिकेंटली। अब टेलीविजन के क्या पास क्या है, टेलीविजन के पास ताकत है ताकि वो क्या कर सके, लोगों का जो पब्लिक ओपिनियन है उसको इन्फ्लुएंस कर सके, उसको प्रभावित कर सके, और साथ के साथ वहाँ के जो कल्चर है उसको भी प्रभावित कर सके। ठीक है, टेलीविजन के माध्यम से ये सारी चीजें प्रभावित की जा सकती है। फिर आता है सिनेमा। ठीक है, मतलब कि वर्तमान में चल रही फिल्में, जो भी आप फिल्में कहें या सिनेमा कहें, सिनेमा और फिल्म इज अनदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दैट हैज अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। ठीक है, फिल्मों ने या फिर सिनेमा ने जो सोसाइटी है, समाज है, उस पर काफी बड़ा इम्पैक्ट डाला है। ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या है, एक फॉर्म है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक रूप है। अब बात करें, इट कंबाइंस various elements such as narrative, acting, music, visual effects to create compiling stories that can entertain or and educate। ठीक है, सिनेमा के अंदर काफी सारी चीजों को जोड़ा जाता है, एक साथ लाया जाता है। ठीक है, जिसमें नैरेटिव होता है, एक्टिंग होता है, म्यूजिक होता है, विजुअल इफेक्ट्स देखने को ठीक मिलते हैं। अब और ये सारा जोड़ के एक स्टोरीज की तरह प्रेजेंट किया जाता है, जो कि या तो एक व्यक्ति को इंटरटेन कर रहा है, इंटरटेनमेंट है उसके लिए, या तो ये वो उसके लिए एक एजुकेशन का जरिया है। ठीक है, अब आगे देखें, movies can reach global audience and have the power to bring about social change by highlighting important issue and inspiring actions। ठीक है, मूवीज के पास आप कह सकते हैं इतनी शक्ति है कि वो लोगों को समाज में हो रहे जो भी आप परेशानियां हैं, सोशल इश्यूज हैं, उनको हाईलाइट करके दिखा सकती है और चेंजेस लाने में क्या कर सकती है, मदद कर सकती है। अब बात करें एडवांटेज ऑफ
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो पहला आता है रियल टाइम कम्युनिकेशन। ठीक है, डायरेक्टली हम इनको समझते हैं कि रियल टाइम कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि वर्तमान में हो रही किसी भी घटना को आप टीवी या रेडियो के जरिए या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हम सिनेमा को नहीं लेंगे क्योंकि सिनेमा एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होने के बाद लोगों को दिखाया जाता है, तो रेडियो और सिनेमा, रेडियो और टेलीविजन क्या है, रियल टाइम अपडेट्स के लिए है, रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए, जिसके जरिए आप डायरेक्टली जो न्यूज हो गई, कोई खबर हो गई, प्राप्त कर सकते हैं रियल टाइम। ठीक है, वाइड रीच का मतलब क्या है कि बहुत बड़े स्तर पर लोगों को एक ही समय पे बहुत बड़े स्तर पर लोगों को जानकारी प्रदान की जा सकती है। ठीक है, रेडियो के माध्यम से या फिर टेलीविजन के माध्यम से। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि टेलीविजन का जो आप कह सकते हैं स्टेशन, जहां से जो नाटक हो गया या फिर न्यूज हो गई प्रसारित करके भेजी जाती है, और जितने भी घरों में टेलीविजन पे वो चैनल चल रहा होगा पर्टिकुलर, ठीक है, उस चैनल पे वो न्यूज दिखाई जाएगी। तो एक ही टाइम पे वास्ट ऑडियंस को क्या कर सकते हैं, जो डिटेल्स है वो भेजी जा सकती है, न्यूज भेजी जा सकती है, और ये रिमोट और रूरल एरियाज में भी काफी ज्यादा फायदेमंद है। फिर आती है इंगेजमेंट। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एंड विजुअल एलिमेंट मेक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मोर इंगेजिंग एंड मेमोरेबल कंपेयर टू प्रिंट मीडिया। ठीक है, अब क्या होता है, टीवी का अगर उदाहरण लें, क्योंकि इसमें ऑडियो और विजुअल दोनों ही बताए गए हैं, तो टीवी के अंतर्गत आपको देखने को और सुनने को दोनों चीजें मिलती है, जो कि ज्यादा यादगार रहती हैं प्रिंट मीडिया के मुकाबले। ठीक है, तो लोग इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं और इसकी तरफ खिंच के आते हैं। फिर आते हैं वर्सैलिटी। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो क्षेत्र है वो विविध है। ठीक है, इसका जो पर्पस है वो अलग अलग कामों के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे कि एजुकेशन के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट प्राप्त करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट अगर आपको करानी है तो कर सकते हैं, या फिर इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है तो हम कर सकते हैं। डायरेक्टली इस प्रकार समझ सकते हैं भाई, एजुकेशन आप टीवी के द्वारा एजुकेशन या फिर रेडियो के द्वारा एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। इंटरटेनमेंट का एक काफी अच्छा जरिया है टीवी और रेडियो, जिसमें आपको गाने सुनाई देते हैं, ठीक है, लोगों अपनी स्टोरी सुनाते हैं। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करना है तो आप टीवी या रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। और इंफॉर्मेशन शेयरिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। ठीक है, फिर आता है एक्सेसिबिलिटी। With the advent of portable device like radio and television, electronic media is accessible to broad audience। अब देखिए, रेडियो और टेलीविजन एक ऐसे आप कह सकते हैं कि छोटे डिवाइसेस हैं जिनको आप कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं, मतलब वो पोर्टेबल भी है। ठीक है, और रेडियो तो सबसे ज्यादा पोर्टेबल चीज है, तो आप कहीं भी इसको रख कर क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं सारी की सारी डिटेल्स इन अ रियल टाइम। ठीक है, और ये काफी बड़े क्षेत्र में या फिर हम कहें बड़े जनता के एक्सेस करने के लिए है। अब बात करते हैं आगे, जो चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, चैलेंजेस भी आते हैं। अब जब एडवांटेज है तो कुछ चैलेंजेस भी होंगे। चैलेंजेस कौन कौन से हैं? हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। टेलीविजन, रेडियो या फिर सिनेमा पे जो भी कंटेंट या फिर आप कह सकते हैं कि खबर देखते हैं, ठीक है, उस चीज को बनाने प्रोड्यूस करने में काफी ज्यादा पैसा लगता है, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट है। क्रिएटिंग कंटेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैन बी एक्सपेंसिव, रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट एंड इन इक्विपमेंट्स एंड टैलेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको केवल इन्वेस्टमेंट ही करना है, आपको टैलेंट भी ढूंढना है। ठीक है, टैलेंट की भी आवश्यकता होती है और इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर क्या कर रहे हैं, कोई भी जानकारी या फिर कंटेंट प्रदान कर रहे हैं तो। फिर आता है डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी, मतलब कुछ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इस पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ठीक है, एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन बी बैरियर इन अनडेवलप्ड रीजन्स। ठीक है, अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का होना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, आप तभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो न्यूज है या फिर आप कह सकते हैं कंटेंट एक्सेस कर पाएंगे, तब आपके पास या तो इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए पहली चीज, और दूसरी आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होना चाहिए। वो टेलीविजन भी हो सकता है, वो रेडियो भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं तभी आप जो न्यूज है, इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाएंगे। फिर आता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इंफॉर्मेशन ओवरलोड का क्या मतलब है कि देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे काफी बड़े स्तर पर इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है, तो ये पता करना कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही है और कौन सी इंफॉर्मेशन गलत है, ये थोड़ा एक चैलेंजिंग काम हो जाता है। ठीक है, मतलब कौन सी इंफॉर्मेशन एक सही सोर्स से आई है, ठीक है, और कौन सी इंफॉर्मेशन एक गलत सोर्स से आई है, अनरिलायबल कह सकते हैं, अनरीजनेबल कह सकते हैं, सोर्सेज से आई है, ये पता लगाना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। फिर आता है रेगुलेशन एंड कंट्रोल। अब क्या करती है गवर्नमेंट, इन चीज को रेगुलेट करती है और कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट ने इनके लिए बोर्ड्स बना रखे हैं, आपको देखा होगा सेंसर बोर्ड्स होते हैं, जहाँ पे पहले मूवी को, मतलब हॉल पे लाने से पहले मूवी को चेक किया जाता है, उसको देखा जाता है। अगर मूवी का कोई पार्ट जो सेंसर बोर्ड है उसको अच्छा नहीं लगता तो उस मूवी के पार्ट को काट दिया जाता है। काफी मूवीज के बारे में आपने सुना भी होगा, उनके पार्ट्स को काट दिया जाता है या फिर उन मूवीज को रोक दिया जाता है पब्लिश होने से। तो क्या है कि गवर्नमेंट के हाथ में ये है, तो ऐसा कंटेंट बनाना जो कि गवर्नमेंट के हिसाब से
सही हो और जनता के लिए भी सही हो, ये कंटेंट बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ चैलेंज हैं अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में लिखते हैं तो। अब फिर देखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन को देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज ट्रांसफॉर्म द वे वी कम्युनिकेट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन करने का जो रास्ता था उसको पूरी तरह से बदल दिया। ठीक है, जब तक प्रिंट मीडिया था तब तक प्रिंट मीडिया के द्वारा कम्युनिकेशन किया जाता था, जिसमें आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन किस प्रकार का बहुत बड़े लेवल पे कम्युनिकेशन किया जाता था। तो वो एक आप कह सकते हैं कि लंबा चौड़ा प्रोसेस होता था, प्रिंट होते थे, देन उसके बाद लोगों तक पहुंचाया जाता था, न्यूज़पेपर या फिर बुक्स हो गई, इस प्रकार की चीजें। तो जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो उसने इस तरह रास्ते को पूरी तरह से बदल दिया, ऑफरिंग नंबर्स ऑफ एडवांटेज सच एज रियल टाइम अपडेट, वाइड रीच एंड इंगेजिंग कंटेंट। अब क्या हुआ कि जब ये आया तो इसने बहुत बड़े स्तर पर लोगों को प्रभावित भी किया, रियल टाइम में अपडेट्स देने लगा। ठीक है, बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही समय में बहुत बड़े क्षेत्र में आप कह सकते हैं जानकारी कंटेंट पहुंचाने लगा, और ऐसा कंटेंट बनाने लगा जो कि लोगों को अपनी तरफ खींचता था, ठीक है, प्रभावित करता था। फिर आता है हाउएवर इट आल्सो फेस चैलेंजेस लाइक हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी। अब देखिए, अब कुछ अगर एडवांटेज है तो कुछ उसके चैलेंजेस भी होंगे। ऐसा तो है नहीं कि हर सेक्टर में आपको केवल एडवांटेज देखने को मिलेंगे, उसके चैलेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो सेक्टर है आप कह सकते हैं उसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, किसी भी कंटेंट को बनाने के लिए उस पर काफी सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। साथ में डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी, जिस भी आपको टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग डिपेंड होना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज कर रहे हैं तो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रिसिटी का होना आवश्यक है, अदरवाइज आप इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। डिस्पाइट दीज चैलेंजेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिमेन द क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन। अगर हम इन चीजों को छोड़ भी दें, जो चैलेंजेस है इनको अगर हम नजरअंदाज कर दें, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक क्रूशियल कंपोनेंट है किस चीज का, मास कम्युनिकेशन का, अगर हम ये जो चैलेंजेस है इनको नजरअंदाज कर दें। कंटिन्यूसली इन्वॉल्विंग इवॉल्विंग विद एडवांसमेंट एंड इन टेक्नोलॉजी टू बेटर सर्व द नीड्स ऑफ द ग्लोबल ऑडियंस। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, ये अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, चेंज कर रहा है, डेवलप कर रहा है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, कि भाई ग्लोबल ऑडियंस जो है उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस द स्टेप्स रिक्वायर टू क्रिएट इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट। आपको एक इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए कौन कौन से जो स्टेप्स हैं वो जरूरी है, इन स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टेप्स टू क्रिएट एन इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट। Creating an effective advertisement involves a structured process that ensures the message reach the target audience, engage them, and induce a action. Here are the details step required to create a effective एडवर्टाइजमेंट। अब देखिए, इसमें क्या बताया गया कि आपको अगर इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट बनाना है, ठीक है, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्टली कोई भी एडवर्टाइजमेंट बना दिया और वो एक इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट कहलाएगा, नहीं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इफेक्टिव एक प्रोसेस होता है पूरी तरह से, जिसमें ऐसा मैसेज बनाना जो कि ऑडियंस तक पहुंचे, ऑडियंस तक रीच करे, ठीक है, उनको इंगेज करे, अपनी तरफ खींचे, और उनके द्वारा कोई एक्शन परफॉर्म करवाए। जैसे कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, ठीक है, तो पहले तो ऑडियंस तक पहुंचेगा, फिर ऑडियंस को प्रभावित करेगा, ठीक है, उनको पसंद आएगा, देन उसके बाद एक एक्शन क्या होता है कि उस प्रोडक्ट को उस ऑडियंस को सेल करना। ठीक है, क्लियर आ रहा है, यहाँ पे डिटेल्स बताई गई है। ठीक है, इसके बारे में रिक्वायर डिटेल्स को भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो एडवर्टाइजमेंट है उसके स्टेप्स को डिस्कस करिए। ठीक है, इफेक्टिव ना कहे तो नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट के भी आपको डिस्कस जो स्टेप्स है उनको डिस्कस करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार पहले देखते हैं अंडरस्टैंडिंग योर टारगेट ऑडियंस। आपको अपनी ऑडियंस को समझना पड़ेगा। ठीक है, जिस भी ऑडियंस को आप क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, उस ऑडियंस को आपको समझना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग एन इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट इज टू अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस को समझना जरूरी है। पहला आता है डेमोग्राफिक, एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन लेवल एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है, अगर आपको डेमोग्राफी के अकॉर्डिंग अपनी ऑडियंस को समझना है तो आपको किन की चीजों का ध्यान रखना है कि आप किस एज के ऑडियंस को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, ये 14 से 18 साल के बच्चों के लिए कोई प्रोडक्ट है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि मिडिल एज हो गया, या फिर बूढ़ों के लिए कोई प्रोडक्ट है। जेंडर देखना है आपको कि भाई आप किस जेंडर को अप्रोच कर रहे हैं, फीमेल है, मेल है, उनकी इनकम कितनी है। अगर कोई प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट है तो आपको कौन से लोगों को अप्रोच करना है, जिनकी इनकम काफी हाई है। ठीक है, उनकी इनकम अच्छी खासी है।
एजुकेशन लेवल, अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें एजुकेशन लेवल की कुछ नीड होती है तो आपको ये देखना है कि किन ऑडियंस का एजुकेशन लेवल अच्छा है और वो किस ऑक्यूपेशन से रिलेट करते हैं, इन चीजों को ध्यान रखना। अब फिर आता है साइकोग्राफिक्स, उनका इंटरेस्ट किस चीज में है, हॉबीज कौन सी है, स्टाइल कौन सा है, वैल्यूज किस किस चीज के, एटीट्यूड जो है आप कह सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है। तो उस चीजों का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखिए आपको ये सब चीजें किस में यूज होंगी, ये आपको ये मदद करेंगी कि आप अपने ऑडियंस को पहचान पाएंगे। ठीक है, कौन सी ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं उस ऑडियंस को आप पहचान पाएंगे इन चीजों के हेल्प से। ठीक है, अब देखते हैं स्पेंडिंग पैटर्न, अंडरस्टैंडिंग विच प्रोडक्ट दे आर लाइक टू स्पेंड। अब आपको ये समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग पैटर्न के अंतर्गत ये समझना पड़ेगा कि जो आपकी ऑडियंस है या फिर जिस भी ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं वो किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करते हैं या उन्हें स्पेंड करना पसंद है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। फिर आता है मीडिया यूसेज पैटर्न, आइडेंटिफाइंग व्हाट फॉर्म ऑफ मास मीडिया दे आर मोस्ट लाइकली टू यूज एंड व्हाट टाइम ऑफ अ डे। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जिस भी टारगेट मतलब ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, पहले ये पता करना पड़ेगा वो कौन से, आप कह सकते हैं कि मास मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं। वो वेबसाइट्स को ज्यादा एक्सेस करते हैं तो वेबसाइट्स पे आपको ऐड शो करने पड़ेंगे। ठीक है, ये समझिए इस चीज को, वेबसाइट्स पे करने पड़ेंगे। अगर वो न्यूज़पेपर, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो न्यूज़पेपर बहुत पढ़ती है, प्रिंटेड मीडिया का प्रयोग करती है मास कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, मास मीडिया का, तो क्या करेगा आपको प्रिंटेड जो न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन्स हो गए, इसमें अपने ऐड रन करने पड़ेंगे। तो इसी प्रकार से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वो कौन से मास मीडिया का प्रयोग करते हैं और किस समय करते हैं, उनके दिन का कौन सा समय है जब वो इसका प्रयोग करते हैं, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तभी आप अपनी एक प्रकार से क्या कहें कि जो टारगेट ऑडियंस है उसको समझ पाएंगे, जो कि आपकी हेल्प करेगी एक अच्छे एडवर्टाइजमेंट को बनाने में। फिर आता है फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन के समझते हैं। डिटरमाइनिंग हाउ ऑफन द एडवर्टाइजमेंट नीड टू बी रिपीटेड बिफोर इट लीड टू एक्चुअल बाइंग। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कितनी बार एक एड को रन करेंगे एक पर्टिकुलर पर्सन के आगे कि वो उस एड को, सॉरी, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय कर ले। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा कि भाई कितनी कितनी देर में उस एक एड को ही रन करना है उस प्रोडक्ट के बारे में, या फिर कितने कितने ड्यूरेशन में, फ्रिक्वेंसी क्या है उसकी। देखिए सपोज करिए अगर आपके सामने आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, ठीक है, उसका आपके सामने एड बार बार आ रहा है, तो अब आप क्या होंगे, उस प्रोडक्ट से इरिटेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज ध्यान में रखनी है कि भाई वो व्यक्ति जिसको हम एड कर शो कर रहे हैं वो इरिटेट भी ना हो और वो एक पर्टिकुलर समय के बाद उस प्रोडक्ट को बाय भी कर ले। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, अपनी ऑडियंस को समझना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट हमने बात करें, ये पॉइंट आपकी हेल्प करेंगे एक अच्छी ऑडियंस जिसको आप अप्रोच करना चाहते हैं उसको समझने के लिए। ठीक है, अब बाय करने के बाद एंड द ऑप्टिमल ड्यूरेशन ऑफ अ कैंपेन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक लाइक एकेडमिक कैलेंडर और अ सीजनल ट्रेंड्स। ठीक है, एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग हो सकता है, सीजनल सीजन के कुछ ट्रेंड्स चलते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको क्या रखना है, इन चीजों का ध्यान रखना है। नोइंग योर ऑडियंस हेल्प ट्रेलर द मैसेज टू resonate with their needs and preference, ensuring the advertisement is relevant and impactful। ठीक है, अब आप अगर अपनी ऑडियंस को समझ गए हैं तो ये आपके लिए या फिर जो भी व्यक्ति मैसेज बना रहा है उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट या फिर मैसेज प्रिपेयर करने में। फिर आता है सेकंड पॉइंट, क्राफ्टिंग द मैसेज। अब मैसेज बनाना है। ठीक है, देखिए एडवर्टाइजमेंट में आप कुछ भी ऐसे नहीं लिख सकते, एडवर्टाइजमेंट को एक अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति उसे पढ़े और समझ जाए ये किसके बारे में है और व्यक्ति को पसंद भी आए। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो वंस यू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, द नेक्स्ट स्टेप टू इज टू क्राफ्ट अ कंपाइलिंग मैसेज। दिस इन्वॉल्व, अब आपको मैसेज तैयार करना है। इसमें कौन कौन सी चीजें जुड़ी होती है, हाईलाइटिंग यूनिक फीचर्स, emphasize special feature of the product that different from the competitors। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हाईलाइट करने हैं अपने प्रोडक्ट के फीचर जो कि कॉम्पिटिटर कंपनी से क्या है, अलग है। ठीक है, डिफरेंट क्यों है, इन फीचर्स को आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, आपने साबुन के ऐड देखे होंगे। ठीक है, तो हो सकता है पर्टिकुलर साबुन का जो ऐड है वो अलग तरह से दिखाते हो, भले ही साबुन ही है। ठीक है, उसके हो सकता है महक भी काफी हद तक सेम हो, परंतु क्या दिखाया गया कि साबुन को एक अलग फीचर्स के सामने के साथ आपको शो किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझते हैं। कोई भी प्रोडक्ट का आप उदाहरण ले सकते हैं, ब्रेड हो सकता है, ब्रेड के अगर एड्स चल रहे हैं तो ठीक है, शैम्पू के बहुत सारे एड्स आते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या फीचर दिखाते हैं कि आपके बालों को स्ट्रेट करेगा, उनको ताकत बढ़ाएगा, ठीक है, स्ट्रेंथ देगा। ठीक है,
घने बना देगा। तो यही अलग अलग आपको यूनिक फीचर्स को क्या करना है, शो करना है। फिर आता है educate and motivational aspects, include elements that educate the audience about the product and benefit and motivate them to take action। अब देख, अब इसमें क्या बताएगा कि आपको अपने ऑडियंस जो है उसको एजुकेट करना है। ठीक है, आपको अपने एड के अंदर ही, मैसेज के अंदर ही कुछ एजुकेशन से रिलेटेड चीज भी प्रदान करनी है, देनी है, और साथ के साथ उन्हें मोटिवेट भी करना है। ठीक है, किस चीज के लिए, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल हो सके। ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल हो सके, इस चीज के लिए उनको क्या करना है, मोटिवेट करना है। बात करें क्लियरिटी एंड सिंप्लिसिटी, ensure the message is clear, understandable and easy to recall, use simple language to and avoid jargons। jargon, अब देखिए, आप जितना अच्छा मैसेज को लिखेंगे उतना ही मैसेज क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। मतलब एक बार उसे पढ़े और व्यक्ति को समझ आ जाए कि हाँ मैसेज में क्या बताया गया। ऐसा ना हो कि मैसेज को 2-3 बार पढ़ना पड़े या फिर मैसेज की लैंग्वेज जो है बहुत हार्ड रख दी गई हो। नहीं, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, कि लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। फिर आता है अपीलिंग टू emotion and logic, balance rational appeals, example product benefits, cost effectiveness with emotional appeals like happiness, security and prestige। देखिए, अब आपको ये भी चीज ध्यान रखना है कि आपको जो रेशनल अपील्स है, मतलब आप कह सकते हैं कि व्यक्ति से जुड़ी हुई चीजें, ठीक है, और साथ के साथ उसके इमोशंस से जुड़ी हुई चीजें। ठीक है, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स क्या है उसके व्यक्ति के लिए, या फिर वो कॉस्ट, जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, ठीक है, उसके जेब के ऊपर कुछ भारी नहीं पड़ेगा, इस प्रकार से बताना है। दूसरा, उनके इमोशंस को भी जोड़ना है उस चीज से, जैसे कि वो प्रोडक्ट आपको खुश रखेगा, या खुश करने के लिए है। ठीक है, वो प्रोडक्ट आपकी सिक्योरिटी के लिए है, या फिर वो प्रोडक्ट आपकी प्रेस्टीज के लिए है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजों को भी एड में जोड़ा जाता है ताकि आप क्या करें, उस प्रोडक्ट को बाय करें। देन a well crafted message grabs attention, create interest, arouse desire and prompt action। अब क्या करता है, एक अच्छा लिखा हुआ मैसेज, ठीक है, क्या करता है, अटेंशन को ग्रैब करता है, इंटरेस्ट को क्रिएट करता है, ठीक है, और लोगों की डिजायर जो है वो उनको दिखाता है। ठीक है, ये सारी चीजें किसमें होती है, अच्छे मैसेज के अंतर्गत होती है, अगर आप एक अच्छा मैसेज लिखते हैं तो। फिर आता है डिजाइनिंग द एडवर्टाइजमेंट। अब आपको क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट को डिजाइन करना है। द डिजाइन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इज क्रूशियल इन कैप्चरिंग एंड रिटेनिंग द ऑडियंस इंटरेस्ट दैट इन्वॉल्व्स। ठीक है, अब क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट को आपको डिजाइन करना है। अभी तक आपने एडवर्टाइजमेंट का मैसेज लिख लिया था, अब आपको एडवर्टाइजमेंट को डिजाइन करना है। डिजाइन करने के लिए क्या क्या जरूरी है, कि वो जो कैप्चर करे, मतलब लोगों का जो ध्यान है, लोग जो ऑडियंस है उसका ध्यान कैप्चर करे, साथ में ऑडियंस का इंटरेस्ट भी रखे। तो इसके लिए क्या क्या चीजें आती है, इसमें आती है विजुअल एलिमेंट। अब आपको, अगर आप ऐड बना रहे हैं या टीवी के लिए बना रहे हैं तो उसमें कुछ चीजें जरूरी होंगी। ठीक है, उसमें विजुअल एलिमेंट्स, आप ऐसे एलिमेंट्स दिखाइए जो कि लोगों को क्या करें, पसंद आए, उनको अट्रैक्ट करें अपनी तरफ। जैसे कि यूज अट्रैक्टिव कलर्स स्कीम्स, इंगेजिंग इमेजेस, एप्रोप्रिएट फॉन्ट्स टू मेक एड विजुअल अपीलिंग। ठीक है, आपको किस किस चीज का ध्यान रखना है, आप अच्छे कलर्स यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसे इमेजेस जो कि लोगों को अपनी तरफ खींचे, एंगेज करें, या फिर अप्रोप्रिएट फॉन्ट्स, आपको जो टेक्स्ट के फॉन्ट्स हैं उनका भी ध्यान रखना है ताकि मैसेज पूरा का पूरा अच्छे से उनको दिखाई दे। एड में जो भी चीजें लाइन लिखी गई है, कंटेंट, वो किसको, यूजर को या फिर ऑडियंस को अच्छे से दिखाई दे। फिर आता है टेक्स्ट, क्रिएट अ कैची स्लोगन एंड हेडलाइन दैट आर ब्रीफ एंड मेमोरेबल। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, ऐसी कैची स्लोगन्स या फिर आप कह सकते हैं लाइंस लिखनी है, हेडलाइंस जो कि मेमोरेबल रहे। जैसे कि आपने सुना होगा, तैयारी जीत की। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार से एक स्लोगन है। ठीक है, जो कि एक कैची भी है और लोगों को ध्यान में भी रहता है। ठीक है, इस प्रकार के जो स्लोगन्स है ये लिखे जाते हैं, ये टेक्स्ट के अंतर्गत आते हैं, जो कि लोगों को याद भी रहे, और वो, अब देखिए, याद रहेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें वो प्रोडक्ट भी याद रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट, वो लोग उन प्रोडक्ट को बाय भी करेंगे। ठीक है, द टेक्स्ट शुड कंप्लेंट द विजुअल एलिमेंट एंड इनहेंस द ओवरऑल मैसेज। अब क्या करें, जो टेक्स्ट है जो भी आपने लिखा है, ठीक है, वो विजुअल एलिमेंट्स के साथ अच्छे से मैच करना चाहिए ताकि पूरा का पूरा जो मैसेज हो वो अच्छे से हो सके। अगला आता है आपका लेआउट, इंश्योर द लेआउट इज क्लियर एंड ऑर्गेनाइज, मेकिंग इट इजी फॉर द ऑडियंस टू नेविगेट एंड अंडरस्टैंड एट क्विकली। ठीक है, आपको लेआउट को भी एक सही प्रकार से बनाना है। ठीक है, जिसमें जितनी भी चीजें हैं लेआउट में वो सारी क्लियर होनी चाहिए और अच्छे से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, जो कि क्या करेंगे, यूजर या फिर ऑडियंस को ईजी कर देंगे ऐड को, आप कह सकते हैं क्विकली ऐड को एक्सेस करने के लिए या फिर उनको नेविगेट करने के लिए। ठीक है, कंसिस्टेंसी, मेंटेन कंसिस्टेंसी इन स्टाइल
टोन एंड ब्रांडिंग अक्रॉस ऑल एलिमेंट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। अब आपको क्या करना है, पूरे के पूरे एडवर्टाइजमेंट में आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, ठीक है। किस प्रकार से कि आप जो भी स्टाइल यूज कर रहे हैं, टोन यूज कर रहे हैं या फिर ब्रांडिंग यूज कर रहे हैं, उसमें वो आपको समय के साथ साथ, ऐसा नहीं हो कि आप आज आपने कुछ और रखा कल कुछ और रख दिया तो शायद प्रोडक्ट में चेंजेस हो सकते हैं, प्रोडक्ट सेल ना हो, ठीक है। तो आपको इसी चीज को बनाए रखना, मेंटेन रखना है। इफेक्ट effective design help in making advertisement stand out and increase its रिटेन रिटेन वैल्यू, ठीक है। अब अच्छा डिजाइन क्या करता है, हेल्प करता है एडवर्टाइजमेंट को बाकी एडवर्टाइजमेंट से अलग होने में, ठीक है, और किस प्रकार से स्टैंड आउट करने में। फिर आता है सिलेक्टिंग राइट मीडिया। अब आपको अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए सही प्रकार की मीडिया का भी प्रयोग करना है। मीडिया कौन सी, कि भाई आप कौन से मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करेंगे ताकि आप एक प्रकार से हम कहें कि अपने एड्स को रन करवा पाएंगे सही जगह पे, ठीक है। चूजिंग द अप्रोप्रिएट मीडिया प्लेटफॉर्म इज एसेंशियली टू रीच योर टारगेट ऑडियंस इफेक्टिवली। दिस इन्वॉल्व, ठीक है। अब आपको मीडिया के प्लेटफॉर्म को सही प्रकार से चुनना है। तो इसमें कई सारी चीजें आती है। पहला आता है मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे कि डिसाइड वेदर इट यूज प्रिंट मीडिया, जिसमें न्यूज़पेपर मैगजीन आती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेडियो टेलीविजन आता है, या फिर डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया या फिर वेबसाइट आती है, ठीक है। तो मीडिया के प्लेटफॉर्म क्या है, प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया या फिर डिजिटल मीडिया हो गया, ठीक है। अब मीडिया की हैबिट्स की बात करें तो कंसिडर द मीडिया कंजप्शन हैबिट्स ऑफ योर टारगेट ऑडियंस। फॉर इंस्टेंस, younger audience may be more active on social media while older ऑडियंस में भी प्रेफर न्यूज़पेपर और टेलीविजन, ठीक है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, अब यहाँ पे हम ध्यान रखने की चीजों की बात कर रहे हैं कि अगर आप मीडिया चूज कर रहे हैं तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है। पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि आप कौन से मीडिया का प्रयोग करेंगे, तो हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट या डिजिटल। दूसरा याद रखना है मीडिया की हैबिट्स क्या है। मीडिया की हैबिट्स से क्या तात्पर्य है कि भाई जो यंगर लोग हैं, बच्चे हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज्यादा ऑनलाइन रहते हैं, ठीक है, एक्टिव रहते हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनको एड्स रन करवाए जा सकते हैं, उनको एड्स दिखाए जा सकते हैं। वहीं अगर हम ओल्डर की बात करें, बूढ़े लोगों की बात करें, तो वो न्यूज़पेपर या फिर टेलीविजन का प्रयोग करते हैं, तो आपको वहां पे एड्स दिखाने होंगे। अब आपका बजट क्या है, allocate your budget wisely across different media platform to maximize reach and impact without overspending, ठीक है। अब आपको बजट का भी ध्यान रखना है और आपको सही प्रकार की मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करना है ताकि आप क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा रीच कर सके और इम्पैक्ट कर सके विदाउट ओवर स्पेंडिंग, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ठीक है, उनके ऊपर इम्पैक्ट डालें विदाउट ओवर स्पेंडिंग, ज्यादा खर्चे से बचकर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये होगा कि आपको कौन से मीडिया का प्रयोग करना है और किस प्रकार से प्रयोग करना है, ये सारी हमने बात करी है। अगला देखते हैं, फिर आता है द राइट मीडिया सिलेक्शन इंश्योर दैट योर एडवर्टाइजमेंट रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ पोटेंशियल कस्टमर, ठीक है। अगर आप सही मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं तो आपका जो आप कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, वो भी पोटेंशियल कस्टमर तक, ऐसे कस्टमर जो कि उस प्रोडक्ट का यूज करेंगे इन फ्यूचर, ठीक है, तो बाय कर सकते हैं। टाइमिंग एंड रिलीज, टाइमिंग इज क्रूशियल इन एडवर्टाइजिंग, कंसिडर द फॉलोइंग। अब आपको टाइमिंग का भी ध्यान रखना है। पहला आता है सीजनलिटी, align the advertisement release with seasonal trend and events। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट फॉर एयर कंडीशनर आर मोर इफेक्टिव इन समर, ठीक है। अब देखिए, अब आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको कब अपने एडवर्टाइजमेंट को रन करना है और कब शो करना है। ये सीजन में भी हो सकता है और आपको टाइम भी बता हो सकता है। अब देखिए, सीजनलिटी का क्या मतलब है कि आप किस सीजन में अपना एड को रन करेंगे। उदाहरण के लिए अगर आपकी कंपनी कूलर की है या एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार के ऐड कब रन करेंगे, जब गर्मियों का सीजन होगा, क्योंकि गर्मियों के सीजन में इन चीजों का यूज किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो ड्रिंक्स होती हैं, जैसे टैंग हो गया, ग्लूकोन डी हो गया, रिलेटेड जो ड्रिंक्स होती हैं वो ज्यादातर कब यूज में आती हैं, समर के सीजन में। तो उनके एड्स आपको सबसे ज्यादा कब दिखाई देंगे, समर के सीजन में। आप विंटर सीजन में उनके एड्स ना के बराबर ही देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल ही वो एड्स बंद कर दिए जाते हैं। तो इसमें क्या, इसको क्या कहते हैं, सीजनलिटी कहते हैं। इसमें आपको पता होता है कि आपको किस सीजन में कौन से ऐड को रन करना है और आपका कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा ज्यादा उस सीजन में सेल होगा। फिर आता है स्पेशल ओकेजन्स की बात करें, launch ads around special occasions like festival, holiday और significant event relevant to the product, ठीक। अब देखिए क्या होता है कि आपको ये याद रखना है कि कोई स्पेशल ओकेजन, मतलब आप कह सकते हैं कोई एक अच्छा दिन, ठीक है, स्पेशल, जैसे होली दिवाली से रिलेटेड अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप उस दिन या उससे कुछ दिन पहले से अपना प्रोडक्ट को रन करना चालू कर देंगे, ठीक है। फेस्टिवल हो गया, होली दिवाली कोई फेस्टिवल हो गया, कोई छुट्टियां हैं, हॉलीडे है, तो उससे रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को, उसका जो एड है वो रन कर रहा है। फिर आता है ऑप्टिमल टाइम, रिलीज द एडवर्टाइजमेंट एट अ टाइम व्हेन योर टारगेट ऑडियंस इज मस्ट लाइकली टू बी एंगेज विद द चूजन मीडिया प्लेटफॉर्म। अब आपको अपने ऑप्टिमल टाइम का क्या मतलब है, यहाँ पे ये बताया गया है कि आपको अपना एड उस समय रन करना है जब आपको ये पता हो कि हाँ,
हमारा जो ऑडियंस है या हमारी जो ऑडियंस है वो इस समय इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे क्या होगी, एक्टिव होगी। अब देखिए उदाहरण के तौर पर हम बात करें, जैसे कि रात में ज्यादातर लोग फ्री रहते हैं, ठीक है, तो रात में ज्यादातर लोग अपना सोशल मीडिया हैंडल्स को एक्सेस करते हैं, उनका यूज करते हैं। तो आप उस समय वो पर्टिकुलर एड रन करा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो मीडिया या फिर जो आपके टारगेट ऑडियंस है अगर यंगर है तो वो अपने मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्सेस है, मतलब एक्टिव है। और एक्टिव का है मतलब वो अगर रात में यूज करें तो आप अपने एड्स को रात में दिखा सकते हैं। इफेक्टिव टाइमिंग इनहेंस द रिलेवेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अगर आप सही टाइमिंग पे अपने एड्स को रन करते हैं तो आपके एड्स के जो, आप कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है उसके सेल होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब आता है मेजरिंग इफेक्टिवनेस। अब आपने ऐड रन करा तो आपको उस चीज को मेजर भी करना पड़ेगा, क्योंकि मेजर करना जरूरी है। अब सपोज करिए आपने ऐड रन कर दिए, ठीक है, और आपका बजट भी है, आपका पैसा भी खर्च हो रहा है, परंतु आप ये नहीं पता कर पा रहे कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो सेल हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है, ऑडियंस हमारे प्रोडक्ट की तरफ आ भी रही है या नहीं आ रही, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। फाइनली इट्स इंपॉर्टेंट टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट। अब आपका एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव है या नहीं है, इस चीज को मेजर करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड इट्स इम्पैक्ट एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट। अब आपको क्या करना है, उसका इम्पैक्ट पड़ा या नहीं पड़ा इस चीज को देखना है, ठीक है, और साथ में अगर कुछ चेंजेस कर सकते हैं तो आपको वो चेंजेस भी साथ के साथ करने हैं, जो कि हेल्प करेंगे आपके एड को अच्छा करने में, ठीक है। पहला आता है ट्रैकिंग मैट्रिक्स। मॉनिटर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स सच एज रीच, एंगेजमेंट, क्लिक थ्रू रेट्स, कन्वर्जन रेट, ठीक है। अब क्या है कि आपको ट्रैकिंग मैट्रिक्स का यूज करना है। मतलब बेसिकली ट्रैकिंग मैट्रिक्स क्या होते हैं, आपने जो एड रन करा है, ठीक है, उन एड के थ्रू जो यूजर का डेटा आपके पास आया उसको आपको समझना है। जैसे कि कुछ आप कितने लोगों तक पहले ये पहुंचा, सच एज रीच कितनी हुई, एंगेजमेंट कितने लोग ज्यादा इससे प्रभावित हुए, ठीक है, क्लिक थ्रू रेट्स कितने लोगों ने उस पर्टिकुलर एड पे क्लिक करा है, ठीक है, ये आपको पता चलेगा। और कन्वर्जन रेट क्या है, ये सारी चीजें आपको ट्रैकिंग मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग पता चलेगी। फिर फीडबैक आता है, कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम योर ऑडियंस टू शेयर देयर रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अब क्या करना है कि अब आपको अपने जो एक प्रकार से ऑडियंस है उसका फीडबैक को कलेक्ट करना है। फीडबैक एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है, उसी से आपको पता चलता है कि आपके एडवर्टाइजमेंट में क्या गलती है और क्या अच्छा है। फिर आता है एनालिसिस। एनालिसिस द डाटा डिटरमाइन व्हाट वर्कड वेल एंड व्हेन डिड। अब आपको ये पता कर, आपके पास जो डेटा है या डेटा जो आएगा उसको आपको क्या करना है, समझना है, एनालाइज करना है, कि डिटरमाइन ये पता करने के लिए कि आपका क्या काम, मतलब क्या वर्क किया, ठीक है, मतलब किस चीज ने अच्छा वर्क किया और किस चीज ने वर्क नहीं किया। दीज इंसाइट्स टू रिफाइन फ्यूचर एडवर्टाइजमेंट, ये चीजें हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगी एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट बनाने में इन फ्यूचर, ठीक है। अब कंक्लूजन की बात कर ले तो कंक्लूजन भी आता है, कंटिन्यूअस मैनेजमेंट मेजरमेंट एंड एनालिसिस हेल्प इन इम्प्रूविंग एंड इफेक्टिवनेस द इफेक्टिवनेस ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स ओवर टाइम, ठीक है। अगर आप मेजर करते हैं इन सारे डेटा को अच्छे से तो ये आपकी हेल्प करेंगे एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाने में, ठीक है। अब बात करें कंक्लूजन की तो कंक्लूजन देख लेते हैं फटाफट। क्रिएटिंग एन इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट इज meticulous process that involves understanding the target audience, crafting, compiling message, designing engaging advertisement, selecting the right medium, timing release and measuring effective, ठीक है। जो भी हमने पॉइंट्स ऊपर बात करें वो सारे के सारे आप इसमें बता सकते हैं, ठीक है, कि आपको सबसे पहले अपने टारगेट ऑडियंस को पता करना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। उसके बाद आपको अपना मीडियम चूज करना है, मैसेज टाइप करना है सही प्रकार से, ठीक है, डिजाइन करना है अपने ऐड को, मेजर करना है, ये सारी चीजें। तो जो पॉइंट हमने ऊपर लिखे थे वो आपको यहाँ पे साथ के साथ बताते जाने। By following these steps, advertisers can create impactful ads that not only capture attention but also drive action and achieve the marketing objects, ठीक है। अब क्या होता है, अगर आप इन सारे स्टेप्स का यूज करते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट लिख पाएंगे, जो कि क्या करेगा, आपके आपके एडवर्टाइजमेंट को लोगों तक ही नहीं पहुंचाएगा, मतलब परंतु उनको आपका प्रोडक्ट को सेल करने में भी मदद करेगा, मतलब वो आपका प्रोडक्ट बाय करेंगे। इस प्रकार से अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जिसमें हमने एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं बार बार, तो आपका क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। इसके नोट्स आपको हमारे कहा ऐप पे देखने को मिलेंगे, द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 तक वीडियो देखी है तो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज इन्वर्टेड pyramid इन्वर्टेड pyramid स्टाइल ऑफ न्यूज राइटिंग, डेमोन्स्ट्रेट विद एग्जाम्पल। अब आपको यहाँ पे जो इन्वर्टेड पिरामिड है न्यूज राइटिंग का, उसको आपको एक्सप्लेन करना है और साथ में एक पूरा का पूरा एग्जाम्पल भी लिख के देना है।
आंसर देखते हैं इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल ऑफ राइटिंग न्यूज राइटिंग। ठीक है, न्यूज राइटिंग के लिए जो इन्वर्टेड पिरामिड का स्टाइल है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, वो आप कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से तरीका है न्यूज राइटिंग करने का। द इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल इज कॉमन मेथड यूज्ड इन न्यूज राइटिंग वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द आर्टिकल एंड द लीस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज प्लेस्ड एट द एंड। ठीक है, जो इन्वर्टेड पिरामिड है उसके अंतर्गत क्या होता है कि आप जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है किसी भी न्यूज की वो आप सबसे पहले दे देंगे, और जो सबसे कम इंपॉर्टेंट न्यूज की इंफॉर्मेशन है वो सबसे आप आखिर में देंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेड पिरामिड कहते हैं। दिस स्टाइल इज डिजाइन टू क्विकली प्रोवाइड द रीडर विद एसेंशियल डिटेल ऑफ अ स्टोरी। ठीक है, किसी भी स्टोरी की जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो प्रोवाइड करने के लिए इस तरीके को डेवलप किया गया था ताकि रीडर को केवल न्यूज का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ना पड़े और बाकी उसे स्टोरी का जो इंपॉर्टेंट है वो समझ में आ जाए। स्ट्रक्चर ऑफ दी इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल। स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहला आता है लीड, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। लीड का क्या तात्पर्य है कि यहाँ पे द लीड और द फर्स्ट पैराग्राफ इंक्लूड मोस्ट क्रूशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर आप इन्वर्टेड पिरामिड का उदाहरण लेके कोई भी न्यूज लिखेंगे तो आप सबसे पहले क्या बताएंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे, वो उस खबर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए। ठीक है, क्रूशियल होनी चाहिए। दिस इज वेयर द 5 WS, सॉरी 5 Ws एंड 1 H आर आंसर्ड। ठीक है, कौन कौन से का यूज होता है, पहले हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ठीक है, एंड हाउ। ये आप क्या है, WH फैमिली है, तो WH फैमिली का यहाँ पे यूज किया जाता है। द लीड शुड प्रोवाइड द कंसाइज समरी ऑफ अ न्यूज स्टोरी। ठीक है, आप कह सकते हैं कि लीड में आपको जो न्यूज की समरी है वो देखने को मिलेगी, वो भी कंसाइज, परंतु उसमें आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने को मिलेगी। और साथ के साथ इसमें WH फैमिली का भी प्रयोग किया जाता है पूरी तरह से, जो कि हेल्प करता है रीडर्स की ये समझने में कि न्यूज किस बारे में, कहाँ पे हुई, किस प्रकार से हुई, किस समय हुई थी और किसने किया था। ठीक है, बॉडी की बात करें तो सपोर्टिंग डिटेल्स आती है बॉडी। सबसे पहले आप लिखेंगे लीड को। ठीक है, लीड, उसके बाद आप लिखेंगे बॉडी। द बॉडी of the article contain additional details that support the main information presented in lead। ठीक है, बॉडी के अंदर आप कौन सी इंफॉर्मेशन देंगे जो कि सपोर्ट करेगी आपकी लीड जो सेक्शन है उसमें दिए गए इंफॉर्मेशन को। ठीक है, सपोर्ट करेगी, उसकी हेल्प करेगी और इंफॉर्मेशन को डिटेल में बताएगी। द सिलेक्शन इंक्लूड एक्सप्लेनेशन, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, कोट्स एंड अदर रिलेवेंट डेटा। ठीक है, इस सेक्शन में क्या क्या आता है, दिस सेक्शन इंक्लूड, इस सेक्शन में आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी, बैकग्राउंड की कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, अगर कोई कोट है तो वो देखने को मिलेगा, और अदर रिलेवेंट डेटा, ऐसा डेटा जो कि न्यूज के साथ तो नहीं है परंतु फिर भी वो थोड़ा बहुत रिलेवेंट है, तो वो डेटा भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अभी इसको इस प्रकार से समझते हैं उदाहरण के तौर पर, देखिए आपने एक न्यूज लिखी किसी एक्सीडेंट के बारे में किसी पर्टिकुलर प्लेस पे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि एक्सीडेंट कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। ठीक है, एक्सीडेंट होने का जो प्रोसेस था किस प्रकार से हुआ ये बताएंगे। उसके बाद जब आप लीड में ये सारी चीजें बता देंगे तो फिर आप आएंगे बॉडी। बॉडी में आप यही सारी चीजें अच्छे से डिटेल में बताएंगे, कब हुआ था, किस प्रकार से हुआ था, क्या व्यवस्था थी उस रोड पे, ये सारी चीजें आप बताएंगे। ठीक है, फिर आती है टेल, लीस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। टेल के अंदर आप क्या लिखेंगे, जो सबसे कम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी उस न्यूज की। द टेल इंक्लूड लीस्ट क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को कम से कम मतलब कम से कम जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दिखाई जाती है। दिस कैन बी जनरल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, द रिपोर्टर ऑब्जर्वेशन और एनी एडिशनल कॉन्टेक्स्ट दैट इज नॉट इसेंशियल टू द मेन स्टोरी बट स्टिल प्रोवाइड वैल्यू। ठीक है, अब क्या होता है, आप कहें कि टेल के अंदर ऐसी जानकारी दी जाती है जो कि इंपॉर्टेंट तो नहीं होती उस न्यूज से, जिस न्यूज के बारे में आप पढ़ रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं उससे जुड़ी होती है, इसीलिए वो इंफॉर्मेशन देना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका क्या, किस प्रकार आपको एक इन्वर्टेड पिरामिड जो प्रोसेस है उसका यूज करके न्यूज राइटिंग करनी है। अब यहाँ पे हम एक उदाहरण से भी इस चीज को समझेंगे, पूरा का पूरा हमने जो आप कह सकते हैं कि एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, किसके बारे में, मेजर अर्थक्वेक स्ट्राइक सिटी कॉजेज एक्सटेंसिव डैमेज। ठीक है, एक बहुत बड़े अर्थक्वेक ने सिटी मतलब शहर में काफी ज्यादा डैमेज कर दिया, तो इसके बारे में है, इसको देख लेते हैं एक बार। अ पावरफुल अर्थक्वेक with a magnitude of 7.8 struck the city earlier this morning। ठीक है,
अब आप लीड में वो सारी चीजें बताएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने ये बता दिया कि जो भूकंप आया था वो भूकंप की कितनी तीव्रता थी, 7.8 उसकी तीव्रता थी। हम ये बताएंगे कितने लोग मारे गए, जैसे कि यहाँ पे बताया गया एटलीस्ट 200 पीपल हैव बीन किल्ड एंड थाउजेंड्स, लगभग 200 लोग मर चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोग क्या है, इंजर्ड है। इस प्रकार से आप किस में बताएंगे, लीड में बताएंगे। साथ के साथ ये बताएंगे द क्वैक, द अर्थक्वेक हिट। अब आपको टाइम बताना पड़ेगा ये कब हुआ, तो यहाँ पे टाइम बताया गया 6:45 PM लोकल टाइम, विद द एपिसेंटर लोकेटेड जस्ट 10 miles फ्रॉम नॉर्थ सिटी, ठीक है, नॉर्थ ऑफ द सिटी। तो आप ये भी बताएंगे कि कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, किस प्रकार से हुआ था, ये सारी चीजें। फिर आता है बॉडी में। अब बॉडी में वही सारी की चीजें आपको क्या करनी है, एक्सप्लेन कर देनी है काफी अच्छे से। हमने तो यहाँ पे किस चीज का प्रयोग किया है, मतलब किस चीज एग्जाम्पल को लिया है, अर्थक्वेक के एग्जाम्पल को लिया है। आप चाहें तो रोड एक्सीडेंट को ले सकती हैं, कोई बड़े एक्सीडेंट को आप ले सकती है, ठीक है। बॉडी में आप वही सारी चीजें क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे काफी अच्छे से, ठीक है। जो हमने ऊपर बताई अर्थक्वेक कैसे शुरू हुआ, कहाँ पे सबसे पहले आया था, लोगों ने किस प्रकार उस पर रिएक्ट किया, ये सारी चीजें आप उस पर बताएंगे। फिर आती है आपको टेल। टेल के अंदर क्या आता है, टेल के अंदर आता है सबसे कम इंपॉर्टेंट चीजें, कि जैसे कि आप कह सकते हैं कि उस न्यूज के बाद रिपोर्टर का क्या ऑब्जर्वेशन रहा, ठीक है, आसपास के लोगों का क्या मानना है उस न्यूज के बारे में। तो ये सारी चीजें टेल के अंतर्गत आती है, और जिसमें आप किसी अपना या फिर किसी और का स्टेटमेंट भी बता सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल। इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल का बेनिफिट क्या है, पहला आता है इमीडिएट इंफॉर्मेशन डिलीवरी। इमीडिएट इंफॉर्मेशन डिलीवरी से क्या तात्पर्य है कि जो इन्वर्टेड पिरामिड है इसके द्वारा रीडर को डायरेक्टली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिलती है, ठीक है। अगर वो न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन को पढ़ रहा है तो आप सबसे पहले ही वो समझ जाएगा कहाँ कहाँ कैसे हुआ था, कितने लोग मारे गए, ठीक है। तो वो जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो उसे शुरुआत में ही मिल जाएगी। फिर पॉइंट नंबर 2 आता है इजी एडिटिंग। Editor can easily cut the article from the bottom without losing essential parts of the story, ठीक है। इजी एडिटिंग का क्या मतलब है कि एडिटर जो कि एडिट कर रहा है या जो कि लिख रहा है, ठीक है, वो नीचे के किसी भी पैराग्राफ या फिर पार्ट को काट सकता है इजीली विदाउट एनी लूजिंग एसेशनल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो तो हम ऊपर दे दे रहे हैं। तो नीचे का पार्ट तो कम इन्फॉर्मेशन का हो गया या फिर कम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का हो गया, तो अगर उसे काट भी दिया जाएगा तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है सेकंड, बेटर एसईओ फॉर ऑनलाइन आर्टिकल। having important information at the top can improve search engine optimization, making the article more accessible to reader। देखिए, ऐसा होता है ना कभी कभार कि अगर आपको कोई न्यूज पता चली है, आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आप उस न्यूज के बारे में डायरेक्टली टाइप करके सर्च करेंगे, ठीक है। सपोज करिए किसी आर्टिकल ने उस न्यूज को कवर तो कर रखा है, परंतु कहाँ पे कवर कर रखा है, अपने पूरे आर्टिकल में मिडल में या फिर नीचे। और एक आर्टिकल ने उसी न्यूज को कवर कर रखा है, परंतु जो इंपॉर्टेंट चीज है या फिर न्यूज के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो सबसे ऊपर दे रखे हैं। तो जिस आर्टिकल ने सबसे ऊपर इंपॉर्टेंट चीजें बता रखी होंगी वो आर्टिकल जल्दी शो करेगा और सबसे ऊपर शो करेगा यूजर को, जिसने भी न्यूज के बारे में सर्च किया है, ठीक है। तो यही चीज बेटर एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की आती है कि क्या करता है, इंप्रूव करता है, आपके लिखे हुए आर्टिकल्स को सबसे टॉप पे दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। फिर आता है कंक्लूजन। इसके अंदर क्या है, द इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल इज एन इफिशियंट एंड इफेक्टिव वे टू राइट न्यूज आर्टिकल, ठीक है। जो इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल है वो एक एफिशिएंट, ठीक है, और एक इफेक्टिव वे है इस चीज को न्यूज आर्टिकल को राइट करने का, लिखने का। इट इंश्योर दैट रीडर रिसीव द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्विकली while providing enough details and context to understand full story, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन्वर्टेड पिरामिड जो राइटिंग स्टाइल है वो इस चीज को याद रखता है या फिर ये चीज प्रोवाइड करता है यूजर को कि जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो यूजर क्विकली पा सके, ठीक है, क्विकली गेट कर सके, और थोड़ा सा उस बारे में कॉन्टेक्स्ट भी दे दिया जाए या फिर कॉन्टेक्स्ट हम कहेंगे डिटेल दे दी जाए। दिस स्टाइल इज particularly useful in today's fast-paced world where reader often skim through content and seek क्विकली अपडेट ऑन करंट इवेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आजकल के जमाने में, क्योंकि देखिए आप लोग रीडर हैं, हम लोग रीडर हैं, हमें किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना होता है तो हम डायरेक्टली सर्च करते हैं फटाक से 1 से 2 मिनट में, या फिर बस 1 ही मिनट में उसके बारे में जो भी बेसिक डिटेल है, इंपॉर्टेंट डिटेल प्राप्त करके उस आर्टिकल को हटा देते हैं, ठीक है।
तो यही चीज होती है, यही चीज जरूरी है आज के समय में। ठीक है, तो इन्वर्टेड पिरामिड इसी चीज का ध्यान रखना है कि जो भी रीडर है वो फटाक से पढ़ता है। ठीक है, रीडर जो है जल्दी से पढ़ता है उस चीज को। तो इंपॉर्टेंट चीज है उसे शुरुआत में प्रोवाइड करवा देनी होती है। ठीक है, तो ये था आपका क्या क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंतर्गत क्या बताया गया है, इन्वर्टेड पिरामिड के बारे में बताया गया है, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे राइटिंग स्टाइल स्टाइल के इन्वर्टेड पिरामिड के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखना है और कवर करना है।